नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई तरह का हलचल पैदा कर दिया है। वो है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024, जो कि विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया है। विधान परिषद से भी वो पास हो चुका है। अब उस पर बस राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो अमल में हो जाएगा। ये कानून महाराष्ट्र सरकार यह कहते हुए ला रही है जिससे अर्बन नक्सल्स को खास तौर पे नियंत्रित किया जाएगा, जो समाज के अंदर वैमनस्य फैलाते हैं या समाज को तोड़ना चाहते हैं। इस तरह की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है ये कानून। हालांकि ये जो पूरा कानून है, इसमें स्पष्ट है कि आंदोलन करने से लेके सोशल मीडिया पर लिखने तक पर पाबंदी लगाई जा रही है और विपक्ष इसको एक तरह का काला कानून कह रहा है और कह रहा है एक तरह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने की एक कोशिश है। और इन सब पर पूरे विधानसभा के अंदर जब वोटिंग हुई तो एकमात्र पार्टी थी सीपीआईएम, जिसके विधायक ने इसके खिलाफ वोट किया। बाकी या तो अब्सेंट रहे या इसके पक्ष में मतदान किया। तो सीपीआईएम के महाराष्ट्र राज्य सचिव डॉक्टर अजीत नवले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, ये पूरा कानून जो है, जो सरकार इसको कह के ला रही है, आपको इसके पीछे की असल मंशा क्या लग रही है? क्या मंशा है और इसका, और जो क्या ये सचमुच जिन सवालों को कहते एड्रेस करते हुए लाई जा रही है उन सवालों के लिए, या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, ये जो कानून लाया जा रहा है, नाम पब्लिक सेफ्टी बिल है। जन सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जन सुरक्षा के लिए जो ताकतें लड़ती है उनको, उनका बंदोबस्त करने के लिए ये कानून लाने का पूरा प्रयास फडणवीस सरकार, बीजेपी सरकार कर रही है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल की समस्याएं जो है उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। लेकिन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कहा कि जो अब के कानून है उसका जो इस्तेमाल अभी हो रहा है, उसके चलते महाराष्ट्र में सिर्फ 2 तालुका ऐसे है, 2 तहसील ऐसे है जहां पे अभी नक्सल की समस्याएं बाकी है। बाकी पूरा महाराष्ट्र में अभी कहीं भी ये नक्सलाइट की जो समस्या है तो उसको कंट्रोल में लाया गया है। सिर्फ 2 तहसील में वो बाकी है। आप खुद कहते हो कि 2 तहसील के इर्द गिर्द ही अभी नक्सल की समस्या अगर है, तो फिर अब नया कानून की जरूरत क्या है? असल में नक्सल और नक्सलाइट मूवमेंट, अर्बन नक्सल की जो समस्या है उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। हम जब उस कानून के ड्राफ्ट को देखते हैं तो ये कहीं भी उसमें नक्सलवादी करके जो सवाल है तो उसका कोई जिक्र इस पूरे कानून में नहीं किया गया है। वो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो मानते नहीं है उनके लिए हम ये कानून ला रहे हैं। लेकिन पूरा कानून अगर आप देखेंगे, उसका ड्राफ्ट आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी संविधान या संविधान विरोधी ताकतें, ऐसा कहीं भी उसमें जिक्र नहीं किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? उन्होंने कहा है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल में करने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है तो उसको डिस्क्राइब किस तरीके से वो कर रहे हैं? उन्होंने कहा, अगर कोई एकाध पोस्ट आप डाल देते हो फेसबुक पे, कुछ ठीक। आप लिख देते हो, कुछ बयान देते हो, कुछ अगर आप भाषण करते हो, तो उसको भी अगर ये सब कृतियां, ये सब कार्रवाइयां, संप अगर आप स्ट्राइक आप करते हो, मोर्चा निकालते हो, अगर ये सब कृतियां अगर पब्लिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी है और उसके लिए अगर आप वो खतरा है, ऐसा अगर सरकार को लगता है तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज कहा जाएगा। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बोलना भी बंद करना पड़ेगा। आप जो कहेंगे सरकार, उसको मानना पड़ेगा। एक प्रकार से तानाशाही को मानना। अगर आप नहीं मानते हो, उसके खिलाफ अगर अपना अलग मत आप देते हो, तो आपको आपकी वो एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी करके उसको करार दिया जाएगा और उसके तहत आपको 2 बरस, 5 बरस या 7 बरस यहां तक का शिक्षा हो सकता है। आपको जेल जाना पड़ेगा 7 बरस के लिए। और भारी जुर्माना भी है इसके अंदर। जुर्माना है, लेकिन उससे भी खतरनाक
खतरनाक एक बात है, अगर आपको सरकार ने कहा कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, एक कमेटी बिठाई जाएंगी, वो कमेटी का अहवाल लिया जाएगा और आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। कोई आपको बेल जो है उसका कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है। अगर आपको इसको चैलेंज करना है तो आप लोकल कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, महाराष्ट्र के कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, आपको सीधा जाना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में। आप समझिए, देहात का कार्यकर्ता है, आदिवासी कार्यकर्ता है, वो अगर इस मामले में अगर आ जाता है तो उसको सीधा जमानत के लिए भी कोर्ट का दरवाजा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आके खटखटाना पड़ेगा। क्या वो मुमकिन है? आपको जामीन बेल नहीं मिलेगी, आपको कोई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, आपको सीधा जेल में डाल देंगे और 2 बरस से 7 बरस तक शिक्षा का प्रावधान उसमें आप करेंगे। आप पोस्ट डालते हो तो भी वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकता है, आप मोर्चा निकालेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे, आप अलग बात लिखेंगे, आप लेख लिखेंगे, आप कुछ आर्टिकल उसमें आपका मत उसमें आप लिखेंगे, तो ये सब लॉफुल एक्टिविटीज है। और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज किसके साथ कंपेयर की जाएंगी, किस गुनाह के साथ कंपेयर की जाएगी? तो आप नक्सलाइट मूवमेंट जो है उसका जो गुनाह है उसके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा। और इसमें आपको संगठनों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ भी है इसमें? तो पहले था जो आप अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो ये यूएपीए जैसे कानून थे, उससे भी कठोर प्रावधान इसके अंदर लाए गए हैं, जो पूरे पूरे संगठन या जो पूरा समूह है उस पर बैन लगाया जा सकता है, उसका पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। यूएपीए का जो कानून है तो उसमें आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर है तो ही आपको उसमें बिल्कुल। कुछ कॉग्निजेंस आपका लिया जाएगा। लेकिन ये कानून उससे भी सख्त किया गया है। मैंने अभी कहा कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मान लीजिए अनलॉफुल एक्टिविटी में, सिर्फ आप अनलॉफुल एक्टिविटी के संदर्भ में आपने पोस्ट डाल दी, कुछ अपना बयान दे दिया, तो भी आपको उसके दायरे में लाया जाएगा। और अनलॉफुल एक्टिविटी कौन तय करेगा? तो वो सरकार तय करेगी। उससे भी एक खतरनाक बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जब बहुत बवाल हुआ, हमने आंदोलन किया, महाविकास आघाड़ी के जो हमारे सहयोगी है उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए, तो फिर एक कमेटी बिठाई गई, उसमें लोगों की राय मांगी गई। तो 12,000 एप्लीकेशंस आए उसमें अपना इंटरवेंशन के लिए। उसमें 9,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस इस प्रकार के थे कि आप इस कानून की जरूरत नहीं है, उसको आप मत लाइए। उसके बावजूद भी ये कानून आया और कुछ बदलाव किए। बदलाव करके क्या किया? पहले वो कह रहे थे कि व्यक्ति और संगठन के लिए हम ये कानून लाएंगे, उनके अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए लाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? उसमें बदलाव करके वो लाए कि अभी जो कट्टरपंथी लेफ्ट है उनके लिए हम ये कानून ला रहे हैं। तो हमने सवाल उठाया है कि अगर लेफ्ट है, वो अगर लॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, पोस्ट डालते हैं, कुछ सरकार के खिलाफ अपना बयान देते हैं, तो उनके लिए ये कानून है। जो राइट विंग है वो लगातार खून खराबा कर रही है महाराष्ट्र में। हमारे बड़े बड़े नेताओं की हत्याएं की गई है। कलबुर्गी साहब है, गोविंद पानसरे साहब है, जो कॉमरेड रहे और बहुत अच्छे नेता थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हमारे नरेंद्र दाभोलकर साहब है, इनका कत्ल एक प्रकार से किया गया, उनकी हत्याएं की गई, राइट विंग उसमें शामिल था। तो लेफ्ट अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए कानून आप बनाएंगे, और राइट विंग जब आप खून खराबा करते हैं तो उनको आप खुला छोड़ देंगे। ये कहां का कानून है? क्या यही संविधान की हमारी दायरे में न्याय की प्रक्रिया है? तो आप एक तरह से एक राजनीतिक फैसला करके लेफ्ट को बदनाम करेंगे, लेफ्ट के लिए कानून लाएंगे, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं उनके लिए आप कानून लाएंगे, और जो राइट विंग है, जो सपोर्ट करती है आरएसएस बीजेपी को, उनके खून खराबे के लिए, उनके अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये कानून और जो संविधान का हमारा दायरा है उसमें भी ये नहीं बैठता है। किसके लिए ये कानून ला रहा है, ला रहे हैं वो? महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं विकास के नाम पे। महाराष्ट्र बड़े बड़े रास्ते बनाए जा रहे हैं, शक्तिपीठ करके बहुत बड़ा कॉरिडोर का रास्ता बनाया जा रहा है।
जिसमें किसानों से बहुत बड़ी ताकत के साथ एक प्रकार से उनपे जबरदस्ती करके उनकी जमीन हताई जा रही है, उनका एक्विजिशन हो रहा है जमीन का। वाड़वन बंदर करके एक पोर्ट है, उसके लिए बहुत सारे गांव, आदिवासी गांव, उनको उठाया जा रहा है और उनकी जमीनें ली जा रही है। गढ़चिरौली में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासी गांव, उनको उठाया जा रहा है ताकि कॉरपोरेट्स को वहां का जो खनिज है, मिनरल्स है, बहुत महंगा जो है, तो उसको कॉरपोरेट के लिए खुला करने की कवायद हो रही है। और मुंबई में जो आशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, झुग्गी पट्टी है, तो उसको हटा के वहां पे अदानी अंबानी के प्रोजेक्ट उनको लाना है। तो ये सब जो प्रोजेक्ट चल रही है, उसको लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस विरोध कर रही है। ये विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है महाराष्ट्र में। कोई नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका है। उनको कंट्रोल करना है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की साइड में खड़ा रह के जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए वो ये कानून ला रहे हैं, जिसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जो लेफ्ट फोर्सेस है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, वो इनका विरोध कर रही है। हम कह रहे हैं कि ये कानून की जरूरत नहीं है, आप इसको मत लाइए। ठीक है अजीत जी, आपने जो बात कही ना, उसी बात से आपको लगता है ये आंदोलन को दबाने की, जन आंदोलन को कुचलने की साजिश है? और इससे पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, अगर ऐसा है तो वो तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जहां आप एक विचारधारा के अपराध के लिए तो कानून बनाएंगे, लेकिन उसी तरह का अपराध दूसरे विचारधारा से जुड़े लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। अगर ये कानून के अंदर स्पेसिफिक मेंशन है तो बेहद खतरनाक है। लेकिन मुझे आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो ये कानून जो है अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, या संगठन बनाने पर या आंदोलन करने के लिए खतरनाक होगा? क्योंकि इस तरह की बातें आप लोग पहले भी प्रेस रिलीज में और आंदोलनों में कहते रहे। देखिए, अगर कानून में स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया होता कि जो बंदूक उठाएगा उसके लिए कानून है, तो हो सकता है हम मान लेते, लेकिन ऐसा कोई बताया नहीं। अगर वो कह देते कि ये नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये कानून है, तो भी उस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं है। क्या जिक्र है? वो सीधा कह रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी जो भी करेगा, अगर वो करता है, और वो अनलॉफुल एक्टिविटी है या नहीं है वो कौन तय करेगा? तो वो सरकार तय करेगी। हाँ, एक कमिटी से सुझाव लिया जाएगा, लेकिन अंतिमता सरकार के जो प्रोजेक्ट है, सरकार की जो नीति है, उससे अगर उसको विरोध में कोई आता है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। जी। अगर यही रहा तो कोई सरकार की पॉलिसी का विरोध करने का सवाल नहीं पैदा होता। इससे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हम लागू कर रहे हैं, ये कहने का ये प्रयास है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक कानून है। देखिए, आरएसएस, बीजेपी जिस प्रकार से कॉरपोरेट को खुला एक प्रकार से ग्राउंड दे रही है कि लूटो महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की संपत्ति को, उसके साथ और एक खतरनाक बात वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनका अंतिम प्रोजेक्ट क्या है? उनको लाना है मनुवादी हिंदुत्व महाराष्ट्र और पूरे देश में, जिसके चलते वो जातियों के अंदर बहुत सटीक तरीके से एक सोची समझे प्रोजेक्ट के तहत झगड़े लगाने का काम महाराष्ट्र में करके जो सोशल फैब्रिक्स है महाराष्ट्र का, उसको खत्म करने का काम, और उस सोशल फैब्रिक्स को खत्म करने के चलते अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जन सुरक्षा कानून का एक बहुत बड़ा एजेंडा यह भी है कि जो ताकतें संविधान की साइड में खड़े हैं, जो ताकतें जातीयवाद को खत्म करने की बात कर रही है, जो ताकतें ये जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष में है, आदिवासी, दलित, ये जो दबे हुए तबके हैं, तो उनको जातिगत जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। उनको भी कंट्रोल में लाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। उनको मनुवादी जो प्रोजेक्ट उनका है, उसको अमल में लाने के खिलाफ जो जो भी ताकतें लड़ेंगी, उसको खत्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट को बढ़ावा और दूसरी तरफ
मनुवादी जातीयवाद को बढ़ावा, ये जो प्रोजेक्ट है आरएसएस का, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी जो ताकतें आ रही है, तो उसका बंदोबस्त अगर इस कानून का मुख्य उद्देश्य है तो उसको हमें रोकना चाहिए। ये हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष का इस ओर देखने का नजरिया है। आपने जो बात कही वो बहुत जरूरी बात है कि सरकार को एक स्पेशल शक्ति मिल रही है जिससे वो आंदोलनों को कुचले और इसका इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में, ऐसी आप लोगों की आशंका है। ये आशंका तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक परिदृश्य देख रहा था उसमें दिख रहा है जब बहुत सारी राजनीतिक दल जो है उनका रवैया ढुलमुल है। आंदोलन में तो सड़कों पे आपके साथ कई जगह महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं वो रहे हैं, राज्यपाल से मिलने भी जा रही हैं, वो मना भी कर रही है, लेकिन जब मतदान की बात आई तो सीपीएम ने सिर्फ इसके खिलाफ खुलकर मतदान किया, बाकी दलों ने खुलकर मतदान नहीं किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जन सुरक्षा कानून का जब ड्राफ्ट आया और जिसने हमने उसको पढ़ा, तो तुरंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हम इकट्ठा आए और उस पर मुहिम चलाने का काम 6 महीनों से हमने चालू किया था। इसके चलते महाराष्ट्र में जो प्रमुख डेमोक्रेटिक पार्टीज है, जिसमें शरद पवार साहब की पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी है, कांग्रेस जो हर्षवर्धन सपकाल जिनके प्रमुख है, इन तीनों शीर्षस्थ नेताओं से हमारी पार्टी के नेता और हम जाके मिले और उनको बताया कि ये कोई एक पार्टी और एक विचारधारा का सवाल नहीं है। अगर इसके चलते डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग है वो अगर बाधित होता है तो उसका परिणाम एक प्रकार से तानाशाही रुझान महाराष्ट्र में मजबूत होने में इसका परिवर्तन होगा, तो आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए। हम जाके मिले, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे, लेकिन फ्लोर पे जब ये कानून लाया गया तब जो जिस प्रकार से एकजुटता के साथ महाविकास आघाड़ी और सभी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का प्रदर्शन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। ये बड़े खेद के साथ हमें रखना पड़ रहा है। फ्लोर पे सिर्फ कॉमरेड विनोद निकोले जो सीपीएम के हमारे एमएलए हैं, उन्होंने पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया और जब वोट ऑफ डिवीजन की बात आई तो हमने कहा कि हम इसको यूनानिमसली पारित नहीं होने देंगे। उनका ये प्रयास था कि इसको बिना किसी विरोध के वो पारित करेंगे, लेकिन सीपीएम खड़ी रही और उन्होंने कहा कि हम ये जो लोकशाही पे डेमोक्रेसी पे जो हमला है तो उसका हम विरोध करेंगे, फ्लोर पे भी विरोध करेंगे। हमने वो किया। बाद में जब ये हमारे यहाँ दो सभागृह है, तो निचले सभागृह में विधान परिषद में के बाद दूसरे दिन फिर जब ऊपर के सभागृह में इसको लाया गया, विधान परिषद में उसको लाया गया, तो हमने फिर से सभी नेताओं से मुलाकात की, सीपीएम और लेफ्ट फोर्सेस वहां पे गए, इंटरवेंशन किया और उनको कहा कि पिछले दिन आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन अभी आज तो कम से कम आपको विरोध करना चाहिए। तो कुछ हद तक उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी ने इंटरवेंशन किया, लेकिन वो नाकाफी है। अभी वो राज्यपाल को भी जाके मिले हैं, लेकिन वो नाकाफी है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे में की और सीपीएम की ओर से हमने सभी महाविकास आघाड़ी के पार्टीज को कहा और सभी डेमोक्रेटिक पार्टी को भी हमने आह्वान किया। इतना ही नहीं, जो अंबेडकरिस्ट पार्टीज है, बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाली जो पार्टियां है, तो उनको भी हमने आह्वान किया है कि ये कोई संकुचित राजनीति करने का ये सवाल नहीं है, लोकशाही बचाने का ये सवाल है। तो सभी को इकट्ठा आके रास्ते पे आके लोकशाही बचाने की कवायद और आंदोलन में हमें उतरना पड़ेगा। हमने इस प्रकार का आह्वान किया है। देखते हैं वो कितना उसमें सकारात्मक तरीके से आंदोलन में आते हैं। लेकिन सीपीएम और लेफ्ट फोर्सेस हम पूरी ताकत के साथ रास्ते पे उतरेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लाल झंडे के साथ नीला झंडा भी आए, जो संविधान को मानने वाला झंडा है, जो बाबा साहब अंबेडकर की पूरी राजनीति को मानने वाला झंडा है, तो वो भी आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है महाविकास आघाड़ी के, वो भी आंदोलन में आए और एक जबरदस्त आंदोलन महाराष्ट्र में इस सवाल पे, लोकशाही बचाने के सवाल पे, संविधान बचाने के सवाल पे आए और एक आंदोलन खड़ा रहे। इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी।
जी जी, आखिरी में दो सवाल, चूंकि समय हो रहा है। एक तो ये जो पूरी कवायद है, पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया है, जब बीजेपी या सरकार समर्थक लोगों से बातचीत होती है तो इसके बैकग्राउंड में वो एक चीज उदाहरण देते हैं। जो भीमा कोरे गांव का सवाल हुआ था, कह रहे हैं उनका मानना जो नक्सल जो है, नक्सलिज्म जो है वो बंदूकों से, सिर्फ जंगलों से नहीं आएगा, वो शहरों में बैठे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कन्वेंशन करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उनसे आ रहा है। वहां से उन्होंने अर्बन नक्सल एक टर्म कॉइन किया है पूरे देश भर में, और कई राज्यों में इस तरह के कानून पहले बनाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, ऐसे एक दो राज्य और हैं जहाँ इस तरह के कानून बनाए गए हैं। अब महाराष्ट्र में भी ये कानून आ गया है, तो इसके बारे में जनता को व्यापक जन जागरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र की जनता इसको जान रही है क्या कानून है, क्योंकि जब तक जनता नहीं जानती जैसे खिलाफत, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट में चेक करने की कोशिश करता, कुछ छुटपुट मराठी अखबार में जरूर है खबर, लेकिन ओवरऑल मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है। एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, आपने बताया ये जो भविष्य में आप लोग चाहते हैं जो बड़ा आंदोलन व्यापक हो जिसमें सभी लोग शामिल हो, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी है? अगर नहीं आते तो जन आंदोलन आप लोग किस तरह की तैयारी में है? आपने जो बात रखी कि इस प्रकार के कानून महाराष्ट्र के बाहर भी 4 राज्यों ने किए हुए हैं, और वो अंगुली दिखा रहे हैं कि बंगाल में भी इस प्रकार का कानून किया गया। लेकिन वो जो कानून आए, वो आए 2023 से पहले। 2023 में जो कानून केंद्रीय स्तर पर लागू हुआ, उसके चलते अभी राज्यों को इस प्रकार के कानून करने की कोई जरूरत नहीं रही। इस बात को हमें समझना होगा। जब यूएपीए नहीं था, तो यूएपीए के आने के बाद महाराष्ट्र में अभी पूरी ताकत फोर्सेस को और स्टेट को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके वो नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में कुछ काम कर सकती है, और जो सशस्त्र लड़ा आंदोलन है तो उसको काबू में लाने के लिए तो यूएपीए के तहत उनको ताकत मिल चुकी है, नंबर 1। अजीत जी, मैं नंबर जाना 2, तो इस सशस्त्र जो आप कह रहे हैं ना हथियारबंद आंदोलन, ये कानून का मकसद तो हथियारबंद आंदोलन है ही नहीं ना। वो तो खुद ही कह रहे हैं जो शहरों के अंदर बैठे लोग जो उनके लिए लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेख लिख रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनको उनके खिलाफ या उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। बिल्कुल। तो वही मैं बात आपको कह रहा हूं कि उसके साथ महाराष्ट्र में भारत न्याय संहिता का कानून लागू है। उसके साथ मकाको करके जो कानून है वो हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वाला जो लागू है, मौका का है। मौका का है। हम्म। तो इन सब का परिणाम जो है, तो उसका परिणाम परिणाम के चलते पूरी ताकत सरकार को इस प्रकार से मिलती है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज को वो रोके। अगर उनको सही मायने में शहरों में जो इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है, तो हमारा कहना वही है कि क्या और नया कानून की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कानून आपके पास है, जिसका इस्तेमाल करके आप खुद ही कह रहे हो कि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 तहसीलों में ये समस्याएं अभी खत्म करना बाकी है। तो आप जो हथियार आपके पास संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है, तो उसका उपयोग करके सिर्फ 2 तहसील की समस्या बची है। तो आप नया जो कानून ला रहे हैं तो उनके लिए नहीं, सभी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आपको दबाना है, इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है, ये हमारा कहना है। आपने जो बात कही कि शहरों में ये जो समस्या है, क्या वो जिस प्रकार से कह रहे हैं राइट विंग का जो शहरों में नंगा नाच चल रहा है और हिंसा चल रही है, क्या उनको कंट्रोल करने की कोई जरूरत फडणवीस साहब के सरकार को, बीजेपी को नहीं लग रही है? क्या आप लेफ्ट विंग को इस प्रकार से बदनाम करेंगे, और राइट विंग जो जिस प्रकार से हिंसा का सहारा ले रही है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से दंगल राइट्स महाराष्ट्र में हो रहे हैं, और जिस प्रकार से एक प्रकार प्रयोगशाला बनाने की कवायद महाराष्ट्र में हो रही है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, मनुवाद की प्रयोगशाला, तो उसको खत्म करने के लिए और उसको रोकने के लिए और संविधान को बचाते हुए, संविधानिक जो हमारे अधिकार है उनको हमें बहाल करने के लिए कोई उत्तरदायित्व तो महाराष्ट्र की सरकार का नहीं है क्या? ये भी सवाल सीपीएम की तरफ से हम इस संदर्भ में उठाना चाहते हैं। आपने जो बात कही कि किस प्रकार हम लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इकट्ठा लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें
लेफ्ट फोर्सेस तो है, सीपीएम है, सीपीआई है, महाराष्ट्र में और जो लेफ्ट पार्टीज है, जैसे कि शेतकरी कामगार पार्टी है, तो हम उसमें है। उसके साथ एनजीओज है, उसके साथ अलग अलग जो डेमोक्रेटिक संस्था है उनको हमने साथ में लिया हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में उसमें आए। और मैंने अभी कहा कि जो नीला झंडा है, अंबेडकर साहब को मानने वाली जो पार्टियां है, जो फोर्सेस है, जो बुद्धिजीवी है, तो उनको भी हम साथ में लाने की कोशिश करेंगे। और एक प्रतिरोध महाराष्ट्र में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम बनाएंगे। महाराष्ट्र में जो फार्मर स्ट्राइक हुआ, जिसमें अलग अलग फोर्सेस को साथ में लाके एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, इसका अनुभव और एक्सपीरियंस हमने महाराष्ट्र में किया है। उसका फिर से उसको हम दोहराएंगे, और एक जबरदस्त प्रतिरोध डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस है उनको साथ में लाते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम करेंगे, और एक बड़ा आंदोलन उसके चलते खड़ा होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवले, जो आपने अपने बिजी समय में से हमें इतना समय दिया। नवले ने बहुत स्पष्टता से बताया जो इस कानून के खतरे क्या हैं और वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मात्र पार्टी थी जिसने विधानसभा में खुलकर इसके विपक्ष में आवाज़ बुलंद करी, और बताया जो आप अगर लोकतंत्र के खिलाफ या डेमोक्रेटिक आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है मौजूद। हालांकि अब विधानसभा के बाहर एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के पार्टियां कई सारी, और लेफ्ट की तो पार्टियां लगातार बोल ही रही हैं और लगातार वो बता रही हैं जो कानून कितना खतरनाक है, भविष्य में आंदोलन को किस जन आंदोलन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो इन सभी सवालों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।